नॉन ऑफिशियल्स के सामने मेरे साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था, ये कंटिन्यूशन रहेगा पहले वाले ब्लॉग का ही, जिसमें हम किन्नौर से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। दिस विल बी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ बात आएगी टीएसी और पीएसी की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टीएसी एंड व्हाट इज पीएसी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के तहत शेड्यूल 5 में पढ़ा जाता है। शेड्यूल 5 में एक्सटेंसिव तरीके से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में बताया गया है। पारा 4 जो इसके बारे में डिस्कस करता है। इजंट इट अमेजिंग? एक शेड्यूल ट्राइबल एरिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए, उसके राइट्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन होना इन इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे, तो थोड़ा सा भी मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ इसको लेकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, उसी से पूरा देश चलता है, सब कुछ उसी से चलता है। सबसे बड़ा लॉ है लैंड का। सुप्रीम कोर्ट उसका प्रोटेक्टर है, उसका गार्डियन है। लेकिन यहाँ बात कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के साथ आर्टिकल और शेड्यूल को भी समझने की हो रही है। जब कभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आर्टिकल और शेड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं, तो आर्टिकल याद रखिएगा, इंडिविजुअल आपकी इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कहने का मतलब है कि वो इंडिविजुअल चीज़ों को दर्शाता है और उसका एक्सप्लेनेशन शेड्यूल में दिया होता है। तो 244 का एक्सप्लेनेशन आपको शेड्यूल 5 में दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में होना बड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपको भी पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे वो पहले कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं थे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया था। बट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट मेड देम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद ज़्यादा पावर्स आ गई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंडर में होने लगी थी। हमारे तो पहले से है, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। इट इज़ नॉट अ इलेक्टेड बॉडी, लेकिन उनका काम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट कुछ समय से टीएसी और पीएसी की वर्किंग जो है किन्नौर में उस तरह की नहीं हो पा रही है, या पहले भी नहीं होती थी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी अच्छी से नहीं हो पा रही है। उसके पीछे का कारण मैं जानने की कोशिश करूँगा। थोड़ा पीएसी के बारे में भी जान लेते हैं। पीएसी के बारे में हमारे सिटिंग एमएलए श्री जगत सिंह नेगी जी ने भी बताया, तो हु विल बी द बेटर पर्सन टू आस्क कि हाँ कैसी कैसी वर्किंग चलती है। तो प्लीज़ इसे भी अच्छे से देखिएगा एंड आई विल मीट यू। जो रूल्स है, उस रूल्स के तहत केवल विधायक और चुने हुए प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं, और सरकार के जितने भी विभाग अध्यक्ष हैं वो इसके गैर सरकारी सदस्य होते हैं। सो गाइस, दिस वाज हिम। नाउ देख लेते हैं, इनसे भी सवाल पूछ लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि टीएसी और पीएसी में काम सुचारू रूप से, मतलब काम तो हो रहा है लेकिन मीटिंग नहीं हो रही। 3 साल में एक बार मीटिंग हो रहा है। पीएसी का काम सुचारू रूप से नहीं लग रहा है कि सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन ग्रीवेंसेस ही वहाँ पे रिड्रेस किए जा रहे हैं, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। जरा जान लेते हैं कि ये वर्किंग ऐसी क्यों हो रही है, इन्हीं से जान लेते हैं। टीएससी की जो मीटिंग होती है, निश्चित रूप से जो है जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार तो साल में 2 बार होना चाहिए ऐसे है। लेकिन जो हमारा हिमाचल प्रदेश का इतिहास है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई उस गाइडलाइंस के हिसाब से चाहे वो किसी की भी सरकार हो, टीएससी की मीटिंग नहीं होती है। हमारी सरकार में जो है 3 साल के बाद हुई, ये तो नहीं कह सकते हैं, हमारी 1 साल लगभग हो गया है, 2 साल के बाद मीटिंग हुई। 2 साल के बाद जब मीटिंग हुई तो उससे पहले 3 बार उसको चेंज करना पड़ा किसी कारणवश, जो है चाहे वो बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में कहीं जाना पड़ा, वो एक कारण था। लेकिन सरकार की ओर से ओवरऑल कोई ऐसी समस्या नहीं है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जब ऑर्गेनाइज किया गया, और मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास की सबसे बढ़िया बैठक ये होगी। सदैव मुख्यमंत्री लगभग 5.5 घंटा बिना लंच किए किन्नौर और ट्राइबल एरिया की समस्याओं को सुनते रहे,
और पूरी संजीदगी से सुनते रहे और उसका समस्या का समाधान ढूंढते रहे। आपने जो बात कही कि जो ग्रीवेंसेस के विषय वहां उठते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी देखता हूं कि किन्नौर के लोगों का तो उसमें टीएससी के स्तर के सवाल ही पूछे गए इस बार का, जो मैं कह सकता हूं। लेकिन बाकी स्थानों में थे, कहीं ना कहीं उसमें ये भी एक कारण रहा कि भाई टीएससी में जो आप मेंबर बना रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया कि किस स्तर का व्यक्ति है, लेकिन हमने किन्नौर में ध्यान दिया है। उसके कारण जो है किन्नौर में पॉलिसी मैटर्स वहां चर्चा हुए हैं, चाहे वो एफआरए का विषय हो, चाहे नौतोड़ का विषय हो। कांग्रेस की सरकार में नौतोड़ को जिस तरह से गुमराह किया गया किन्नौर के लोगों को और ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को, उसका समाधान इस बार हमने निकालने का प्रयास किया है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे एजेंडे पे चर्चा हुआ और मैंने सारे तथ्य सामने रखे। कांग्रेस के विधायक भी थे उसमें, कांग्रेस के लोग तो नहीं होते हैं क्योंकि किन्नौर में कांग्रेस के विधायक है, बाकी तो सरकार वाले ही है दोनों जगह, ये थे। और मैंने एक सवाल पूछा इनसे कि 2006 में एक टीएससी की मीटिंग हुई थी। इनके विधायक से मैंने पूछा कि क्या आप उस मीटिंग में थे? तो वो तो किसी को सुन नहीं सकते, वो एरोगेंस इतना है, घमंड इतना है, तो छटपटाए। मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि 2006 के टीएससी की मीटिंग में एक वहां रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कहा गया कि ट्राइबल एरियाज में अब नौतोड़ उनको मिलेगा जो लैंडलेस हो, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लैंडलेस का डेफिनेशन ये है कि जिसके पास एक बिस्वा भी जमीन है वो लैंडलेस नहीं कहलाया जाएगा। तो जब आपने रेजोल्यूशन 2006 में ऐसा पास कर दिया जिसमें कहा गया कि भाई लैंडलेस लोगों को मिलेगा, तो 2014 में आपने मूर्ख बनाने के लिए किन्नौर के लोगों को, ट्राइबल एरिया के लोगों को ये क्यों कहा कि भाई 1-2 साल के लिए हमने जो है एफआरए को सस्पेंड किया है, एफसीए को सस्पेंड कर दिया है, और इसलिए 2 साल जो है आपको ट्राइबल एरिया में नौतोड़ मिलेगा। क्योंकि बेसिक जब तक 2006 में जो रेजोल्यूशन पास किया आप उसको नहीं हटाएंगे, कोई भी डिप्टी कमिश्नर उसको नहीं करेगा, इसलिए नहीं किया गया। तो इस बार की मीटिंग में सारे तथ्यों के साथ जब सारे विषय रखा तो उसमें ये निकला कि भाई एक तो 2006 में जो कंडीशन लगाया था उसको रिमूव किया हमने, ये बहुत बड़ी सफलता है। उसके साथ साथ कांग्रेस ने गुमराह करने के लिए 2014 में कंडीशंस लगा दिए। उसमें जिस शेड्यूल 5 में जो हमारे को क्लॉज 5 सब क्लॉज 1 के तहत हमको जो व्यवस्था किया गया है कि जो है महामहिम राज्यपाल ट्राइबल एरियाज के अंदर जो है कोई अगर बेनिफिट देना है तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, एफसीए को सस्पेंड कर सकते हैं। इस केस में एफसीए को सस्पेंड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी जो एक्ट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ये उनको अधिकार दिया गया है। लेकिन उस सेक्शन में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप उसको जो है सब्जेक्ट टू कंडीशन कर सकते हैं, कोई कंडीशंस लगा सकते हैं, नहीं है उसमें। मैंने ये कहा कि जब आप इस एक्ट के तहत आप हमको बेनिफिट देना चाहते हैं, आप एफसीए को सस्पेंड कर रहे हैं नौतोड़ देने के लिए, तो हमें ये बताइए कि इसमें कहां लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू कंडीशन होगा। ये तो कहीं नहीं लिखा गया, उल्टा उसमें यह लिखा गया है कि एक्ट को सस्पेंड करके जो भी एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है वहां और ट्राइबल्स को नुकसान हो रहा है उसके कारण, और गवर्नमेंट उसको फायदा देना चाहती है, तो अगर उस एक्ट के कारण नहीं हो रहा है तो उसमें और अमेंडमेंट भी किया जा सकता है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए। लेकिन जो अभी एक्ट जो एफसीए सस्पेंड किया जा रहा है उसमें आप उल्टा कंडीशन लगा रहे हैं, तो उससे ट्राइबल्स को लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। साथ ही हमने कहा कि भाई इसमें जरूरत क्या है। एक बात तो आप उस जिसका हवाला दे रहे के जो है आप एफसीए को सस्पेंड कर रहे हैं उसके तहत आप कंडीशन नहीं लगा सकते। दूसरी बात, जब 1968 नौतोड़ रूल्स में सारे कंडीशंस है उसके अंदर, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, 20 बीघा तक मिलेगा, 20 बीघा से ऊपर उसमें नहीं मिलेगा, 10 बीघा है तो 10 बीघा मिलेगा। इसलिए आप जब उसको एफसीए को सस्पेंड कर रहे हैं तो सब्जेक्ट टू कंडीशन मत करिए, ये कंडीशंस हटाइए और आप जो है पूरी तरह से 1968 नौतोड़ रूल्स के तहत जो है किन्नौर और ट्राइबल एरिया के लोगों को बेनिफिट दीजिए। इस पर भी पूरी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी इस बात से बिल्कुल कन्विंस थे
कि ये कंडीशन नहीं लगाए जाने चाहिए और तुरंत जो है वहां कमेटी फ्रेम किया गया चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और उसमें जो है इसके बारे में सब कमेटी करके उसको फ्रेम किया गया और उसके बाद लॉ से ओपिनियन लिया गया। लॉ से ओपिनियन लेने के बाद हम सरकार जो है पूरी तरह कन्विंस थी कि इसको नोतोड़ को खोलना चाहिए, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, एफआरए के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है और वो केस चल रहा है। फिर उसके बाद फिर हमने फिर दोबारा से लॉ से ओपिनियन लिया कि भाई जब ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में जो है क्या एफसीए को महामहिम राज्यपाल सस्पेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी ओपिनियन लिया गया। जब वो ओपिनियन लिया गया तो उसमें फिर जो है कहीं ना कहीं लॉ ने ये कहा कि भाई इस पोजीशन में, इस स्थिति में जो है उसको एफसीए को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो रुक गया है। और जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉल हो जाएगा या निर्णय हो जाएगा, मैं आपको और आपके माध्यम से किन्नौर की जनता को बताना चाहता हूं कि श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से किन्नौर के लोगों को, जो बहुत बड़ी तादाद में किन्नौर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो है नोतोड़ का लाभ जो है भाजपा की सरकार हम दिलाने वाले हैं। एक तो इस पर चर्चा हुई है और उसके साथ साथ एक और जो एफआरए का विषय, एफआरए के बारे में हमने ये कहा कि भाई एक बार नोतोड़ को करिए, एफआरए उसके बाद करिए और एफआरए के विषय में हमने कहा कि आप सेंसिटाइज जो है पीआरआईज को मत करिए। जिसने क्लेम करना है वो सीख ही लेगा, वकील भी लगाकर वो अपने अधिकार को करेगा। अभी आवश्यकता है एसडीएम्स को जो है उनको जो है पूरा जो है सेंसिटाइज करने का, उनको पूरे ट्रेनिंग देने का, उनको ट्रेनिंग करने का जरूरत है जो फर्स्ट साइट पे जो है इसको डील कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने ये कहा कि भाई जो डिप्टी कमिश्नर भी जो कुछ क्लैरिफिकेशंस गवर्नमेंट से मांगते हैं, वो क्लैरिफिकेशंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दैट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये नहीं हो सकता गोलमोल तो ऑलरेडी उसमें एक्ट में है, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर मांग रहे हैं यहाँ के लोगों की आवश्यकता के अनुसार, उसके अनुसार जो है आपको जवाब देना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स अगर नहीं दे पा रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने एक्ट बनाया है वहां से उसका क्लैरिफिकेशन लिया जाना चाहिए। यहां तक इसके बारे में चर्चा हुई है, तो इसका भी हमने एक पॉजिटिव रास्ता निकाला है। उसकी भी एक कमेटी है एफआरए की, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है, तो वो उसमें भी हमने कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकाला है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है जो मैंने रखा था, उसमें मैंने कहा कि भाई किन्नौर में 2 ब्लॉक्स जो है बीएडीपी में आ रहे हैं, लेकिन बीएडीपी का जो पैसा है ट्राइबल सब प्लान से लग रहा है, और जो ट्राइबल सब प्लान का 3 ब्लॉक का जो अधिकार है, एक ब्लॉक के साथ अन्याय हो रहा है, उसमें निचार ब्लॉक के साथ अन्याय हो रहा है। हमने कहा बॉर्डर एरिया है, इसका पैसा डायरेक्ट आना चाहिए, ट्राइबल सब प्लान से नहीं होना चाहिए, कि जो कि 2003 से बंद हो गया था। इस विषय को भी हमने उठाया, तो उसमें भी सीएम साहब ने तुरंत कहा कि ऐसा है तो इसको चेक करिए। कुछ डिपार्टमेंट्स का तनख्वाह जो है यहाँ के ट्राइबल सब प्लान से जा रहा था, जो विकास के लिए पैसा लगना था उसमें जा रहा था, वो भी मैंने विषय रखा। और वो दोनों मिला के जो है आज बीएडीपी का 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो दिल्ली से आएगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और उसके साथ साथ जो जिनको यहाँ से ट्राइबल सब प्लान से तनख्वाह जा रहा था उसको भी ब्रेक कर दिया है। अब जो है इस बार वही कारण है कि आज इस बार जो है हमारा 35 करोड़ रुपए का जो है बजट हमने इंक्रीज किया है। ये एक लाभ हुआ है, टीएससी का ये लाभ हुआ है। और 86 करोड़ से हम 120 करोड़ में पहुंच गए इस बार का जो हमारा बजट है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि टीएससी का जो मीटिंग इस बार, ठीक है 2 साल बाद हुआ, लेकिन इस बार जो हुआ है बहुत ही सार्थक हुआ है। और हमने विषय जो टीएससी लेवल पे होते हैं उन्हीं विषय को लिया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के विधायक है यहां से, माननीय जगत सिंह जी, उन्होंने विषय टीएससी में ये रखा था, एक कोई इनके नारे लगाता है जेबीटी, वो कहता है बहुत योग्य हूं, लेकिन इसके नारे लगाता है, उसका ट्रांसफर हुआ। वो मुद्दा उठाया था इन्होंने टीएससी में कि भाई टीएससी में जो है क्या नाम, ये ट्रांसफर क्यों हुआ। बहुत शर्म की बात है। और साथ वो कह रहे थे कि मैं 1985 से जो है टीएससी की मीटिंग में हूं। लेकिन टीएससी का जो स्तर होना चाहिए, आपने बहुत वैलिड सवाल पूछा है भाई, टीएससी का जो स्तर है वो ट्रांसफर का विषय वहां चर्चा होता है क्या, होना चाहिए क्या।
विधानसभा हो, टीएससी हो, ट्रांसफर के कोई मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए। किन्नौर के जो आम लोगों से, जनता से संबंधित जो विषय है वो उठने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के विधायक की ओर से ये मिसिंग थे। जनजातीय इलाकों के लिए ये एक अहम जो है परिषद है और इसका अहम भूमिका निभाने का भी दायित्व है। परंतु बहुत अफसोस की बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो इस परिषद के चेयरमैन भी हैं, इनको जनजातीय सलाहकार परिषद में रुचि नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए भी इनके पास ना तो समय है ना तो सोच है, और इसका खमियाजा जो है हम जनजातीय इलाके के, चाहे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, पांगी भरमौर के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इससे पहले में जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे, वो हमेशा इस जो बैठक जो हमारी जनजातीय सलाहकार परिषद है, इसको बहुत ही मतलब रुचि से लेते थे। बहुत समय जो है मीटिंग में देते थे। कई बार तो सुबह 11 बजे से शाम को 6-6, 7-7 भी बज जाते थे। एक एक मुद्दा जो भी हमारे माननीय इसके सदस्य उठाते थे, उस पर जो है वहीं पे फैसला होता था। परंतु अफसोस ये है कि मुझे आपको ये बताना चाहूँगा कि जब इनकी सरकार बनी, 1 साल तो इन्होंने जो है बिल्कुल चुप रहे। दूसरे साल भी जब इन्होंने चुप्पी साधी, जनजातीय जो सलाहकार परिषद है इसका गठन भी नहीं किया, मीटिंग में नहीं उठाई। जब हमने इस मामले को, मैंने भी उठाया, विधानसभा के अंदर भी उठाया, प्रेस के माध्यम से उठाया, और किन्नौर कांग्रेस पार्टी ने भी इस विषय को उठाया, तो मजबूर होकर 2 साल बाद इन्होंने जो है परिषद का गठन किया आनंद फनन में। फिर इसकी बैठक जो है बड़े मुश्किल से एक बैठक बुलाई। पहले जब बैठक बुलाई तो उस दिन कहीं कोई कारण से जो है स्थगित कर दिया। दूसरी बार जब इसको बैठक को बुलाया तो सर्दियां थी, बर्फबारी थी, बहुत सारे सदस्य जो दूसरे इलाकों से थे, खासकर पांगी के इलाके से या लाहौल से, मीटिंग में पहुंच नहीं पाए। और छोटी सी बैठक हुई, कोई उसमें खास बात नहीं हुई। जो उसमें विशेष मुद्दे थे हमने रखे हुए, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया। हमने तो वहां पर तर्क के साथ जो है नोतोड़ का मुद्दा उठाया, FRA का मुद्दा उठाया, जो कि वहां इसका तुरंत फैसला लेना चाहिए था, नहीं लिया गया, जिस कारण आज जो है जनजातीय क्षेत्रों का विकास रुका हुआ है। और अभी जो है सारे भी ये जो वर्ष 2021 की मीटिंग ड्यू थी, सारे बोर्ड बार जितने भी बोर्ड है, चाहे घाटे वाले बोर्ड हैं, चाहे कोई जो आपके दूसरे बोर्ड हैं, उनकी बैठक जयराम जी ने कर लिया। परंतु जयराम जी ने सिर्फ हमारे जो जनजातीय सलाहकार परिषद की मीटिंग है इसको बुलाना उचित नहीं समझा। और पीएससी के बारे में आपने कहा कि पीएससी के बारे में मुझे कहना है कि पीएससी तो बहुत रेगुलर बैठकें होती है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनका नकारात्मक रोल है। मैं आपको कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं है, किन्नौर की जनता को ये मैं बताना भी चाह रहा था, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। आपने सवाल पूछा है कि 2 मीटिंगों में जो है उन्होंने पूरे ऑफिसर्स के सामने, नॉन ऑफिशियल्स के सामने मेरे साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। आप कल्पना करिए कि पीएससी की मीटिंग है जिसमें जो है किन्नौर के ज्वलंत इश्यूज है, किन्नौर के मुद्दों को उठाने का प्लेटफॉर्म है, और वहां पर वो जो है राजनीति करने का प्रयास करना, और मैं विधायक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये जो है इस तरह का व्यवहार जो है करना, और मुद्दों पर चर्चा करने नहीं देना। और यहां तक कि कई लोगों को जो है वो ये कहना कि भाई जो है प्रिविलेज मोशन के तहत जो है मैं तुमको देख लूंगा ऑफिसर्स को, और मुझे भी कहा कि आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं प्रिविलेज मोशन के तहत जो आपको विधानसभा में बुलाऊंगा। भाई आपको किन्नौर की सेवा करने के लिए बनाया है, ये विधायक का धौंस जमाने के लिए नहीं किया है। प्रिविलेज मोशन किस लिए है? किन्नौर की जनता के ऊपर गुंडागर्दी करने के लिए, आपको विकास करने के लिए भेजा है। और आप पूरे विधानसभा में भी आप देखेंगे कि सूरत नेगी से बाहर नहीं निकल पा रहे कि सूरत नेगी का प्रवास किन्नौर क्यों हो रहा है। भाई किन्नौर का हूं मैं, किन्नौर का मेरे को पार्टी ने, मेरी सरकार ने मुझे यहाँ की जिम्मेवारी दी है, यहाँ की समस्याओं को सुनने के लिए किया है, ग्रीवेंस करके उसको सरकार के सामने रख के उसका समाधान करना है। मैं 365 दिन लगा हूं। और इनका जो राजनीति है, इनका राजनीति है 3 साल सोए रहो
लास्ट के 2 साल बरसाती मेढकों की तरह आओ, टटराना शुरू करो, लोगों को गुमराह करो और राजनीति करो। एमएलए किन्नौर को पीएससी के चेयरमैन पद पर नहीं रखा गया। ये अपने आप ही जो है किन्नौर के लोगों के साथ अन्याय है। किन्नौर के लोगों ने जो जनमत दिया है उसका अपमान है। और जब आपने डिप्टी कमिश्नर को इसको चेयरमैन बनाया है, इसमें आपने जहां जो इसका जो रूल्स है उस रूल्स के तहत केवल विधायक और चुने हुए प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं और सरकार के जितने भी विभाग अध्यक्ष हैं वो इसके गैर सरकारी सदस्य होते हैं। परंतु इन्होंने क्या किया है कि ये जो लाभ पे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, खासकर सूरत नेगी जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का उपाध्यक्ष है, ये तो कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, नॉमिनेटेड व्यक्ति है। तो इसकी गर्मिया को खत्म करके इसको भी जो है इस परिषद में शामिल किया गया है। और इस मीटिंग में मैं देखता हूं कि जो चेयरमैन है डिप्टी कमिश्नर, चाहे पहले वाले थे चाहे अभी वाले हैं, ये जो है उसका संचालन जो है ठीक से नहीं कर पा रहे। अब ये जो जिनको ना तो किसी तरह से पब्लिक की तरफ से कोई मैंडेट है, सरकार में है, सरकार ने नॉमिनेट करके भेजा हुआ जो है आदमी उधर रखा है, तो ये वहां पर ऐसा कोशिश करता है जैसे कि वो खुद चेयरमैन के पद पर बैठा हो। हाउस में किस तरह से उसने अपनी बात रखनी है, कैसा उसका संचालन कैसे होना है, उसको लगता है शायद इसका पता नहीं है और वो जो है खुद चेयरमैन की तरह जो है वहां बिहेव करता है। तो पिछली बैठक में जब मैं वहां पर मुद्दे उठा रहा था, मैं तो वाइस चेयरमैन हूं तो मैं तो पूरे हाउस को संबोधन कर सकता हूं, परंतु ये जो है सूरत नेगी वाइस चेयरमैन नहीं है इस कमेटी का, ये तो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन है। वहां तो एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में आया है, तो उसको जो भी बात रखनी है वो चेयरमैन के थ्रू रखना है। हाउस को भी अगर बोलना है तो चेयरमैन के थ्रू बोलना है, तो उसको हाउस को संबोधन करने का अधिकार नहीं है, ना ही इस किस्म के कमेटियों में दूसरे मेंबर्स को मौका होता है। तो मैंने इसका विरोध किया, मैंने डिप्टी कमिश्नर के ध्यान में लाया। मैं कहा आप चेयरमैन है और इस मीटिंग को इसकी जो एक जो गरिमा है उस गरिमा पूर्ण इसको चलाइए। अगर ये जो नॉमिनेटेड आदमी जो इसमें आया हुआ है और ये जो है अपने आप को चेयरमैन की तरह बिहेव करेगा तो मैं जो है इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। ये जो है बिल्कुल गलत है और एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। और जब ये बात वहां पर इनसे बची नहीं, ये बार बार वो इंटरफेयर करने लगे और चेयरमैन इसका जो है फैसला नहीं कर पाए, तो मुझे विवश होकर जो है उस दिन इस मीटिंग को बैकआउट करना पड़ा। मैंने वॉकआउट किया क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं रहा कि वहां एक आदमी जो नॉमिनेटेड बैठा आ जाए और सारा का सारा इंटरफेयर करे, वहां पर चुने हुए लोगों की बात को वहां रखने ना दिया जाए और जो नियम होते हैं उसके खिलाफ काम करे, तो ये हमसे टॉलरेट नहीं हो सकता। क्योंकि हम जो है नियमों में रहकर काम करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इनके तरह जो है लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग नहीं है। किशोर ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से किन्नौर को विकास की दृष्टि से हम नई ऊंचाइयों में ले जाने में सफल हुए हैं। और अभी तो मेरे पास आधी ताकत है और जिस दिन जनता ताकत देगी, मैं किन्नौर को एक नया किन्नौर बनाना चाहता हूं जिसमें सारी सुविधाएं हो, हर क्षेत्र का विकास हो और योजनाबद्ध तरीके से इसका विकास हो। तो इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं और टीएससी और पीएससी में हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। किया तो मैंने तो कोर्ट में भी किया हुआ है। मैं अभी हाई कोर्ट में गया हूं इस बारे में। हाई कोर्ट में कई बार इसकी हियरिंग हुई परंतु फैसला नहीं आया है और कोविड के कारण जो है ये विलम्ब हो रहा है। अब मैंने उसमें ये भी किया कि ये जो लाभ के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है ये टीएससी का मेंबर भी नहीं हो सकता है। जो हमारा जनजातीय सलाहकार परिषद है उसके भी रूल बने हुए हैं, वो भी जो है संविधान के तहत रूल बना है, उसमें ये साफ लिखा गया है कि टीएससी का मेंबर, जनजातीय सलाहकार परिषद का यानी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर जो लाभ के पद पर है वो नहीं हो सकता है। तो सूरत नेगी जो है लाभ पे पद पर है क्योंकि फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का चेयरमैन है, उसको तनख्वाह मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलता है, सरकारी बंगला मिलता है। वो सरकार का आदमी जो है उसमें नहीं हो सकता है क्योंकि वहां चुने हुए प्रतिनिधियों का गैर सरकारी सदस्य बनाने का। तो वो ऐसे लोगों को जयराम सरकार जो है अपने लोगों को इन कमेटियों में, इन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटियों में लगाएंगे तो उससे जो है लोकतंत्र की तो हत्या ही हो रही है। So guys, we are going towards a solid conclusion that I assume.
सो आई होप ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा हो. प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज़ डू कमेंट. And yes, one more thing. Today in the morning only I saw a post from my friend. उसने वो लगाया था वो पोस्ट पे कि he donated some money, and I was amazed and I called him and I asked him, यार उदय, you donated, that is good thing, but you posted it, why? And he answered me in such a manner that I got really inspired. He told me that I got inspired from some other post and I thought कि यार it might be possible that somebody will get inspired from me and will donate. तो प्लीज़ डोनेट कीजिए. अभी कंडीशंस ही कुछ ऐसे हैं कि हमें बहुत सारे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी हर जगह से. हमारे ही नहीं, चाहे आप प्रधानमंत्री के खाते में करें, चाहे मुख्यमंत्री के खाते में करें, चाहे आप किन्नौर एडमिनिस्ट्रेशन के खाते में करें, कहीं पर भी करें, डोनेट करें यार. क्योंकि हमारी इंडियन मेंटेलिटी है एक बहुत ख़तरनाक वाली, जिसमें हम सोचते हैं कि पहले ही तफ्तीश करने लग जाते हैं, यार मेरा पैसा सही जगह पे जा रहा है नहीं जा रहा है. यार अभी उसका समय नहीं है, बाद में देख लेंगे, अभी तो ज़रूरत है. तो लेट्स डू ईच एंड एवरीथिंग टू आवर फुलेस्ट ऑफ कैपेसिटी कि हम हेल्प कर पाएँ. एंड अपना ख्याल रखिएगा. नमस्कार. वहाँ पर जो छुपैया बिठा रखे हैं वो जो है वहाँ उसको मतलब इन चीज़ों को साइड करने की कोशिश. क्या ये विवेक का काम है कि थाली बजाने से कोई भाग जाएगा? ये भ्रष्टाचार करके जो है इन्होंने अपने अंधभक्त खड़े किए हैं.